हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 11 का जून 24 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये बोल रहा है व्हाट इज़ अ CPU इन अ कंप्यूटर, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ईच कंपोनेंट्स ऑफ दिस CPU। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को CPU के बारे में पूछ रहा है, इसका कंपोनेंट के बारे में पूछ रहा है और सभी कंपोनेंट का रोल क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, इसको टॉपिक की तरह पढ़ना है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, CPU के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको टॉपिक की तरह देखना है। ठीक है, तो देखिए CPU के बारे में आप तो बचपन से ही सुनते आ रहे हो। द CPU इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, है ना भाई। CPU क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ये तो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। ठीक है, तो वही है कि हम लोग क्या करते हैं, CPU को रेफर करते हैं ब्रेन के कंप्यूटर का। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड कंट्रोलिंग द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अब देखिए CPU ही सारा काम करता है, जिसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, परफॉर्म करना कैलकुलेशन को, और कंट्रोल करना ओवरऑल ऑपरेशन को उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही था, बेसिक बात है। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ CPU। तो CPU का कंपोनेंट क्या होता है, सबसे पहले आता है कंट्रोल यूनिट, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, CPU। तो देखिए कंट्रोल यूनिट का काम क्या क्या होता है, मैनेज एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज़ विद इन द CPU। कंट्रोल यूनिट नाम से ही देखिए पता चला, कंट्रोल यूनिट यानी कि क्या करना, कंट्रोल करना। तो इसका क्या होता है, मैनेज और कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटी विद इन द CPU, यानी कि मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना सारे एक्टिविटी के बीच में। ठीक है, CPU के अंदर। इट फेचेज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, डिकोड देम एंड डायरेक्ट्स अदर कंपोनेंट्स टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। अब ये क्या करता है, फेच करता है इंस्ट्रक्शन को फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से जो भी काम करना है इसको, वो इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेता है। फेच का मतलब ले लेता है, फिर उसको डिकोड करता है। डिकोड करना मतलब उसको कर लेता है कि एग्जैक्टली इसमें काम क्या करना है, तो वो डिकोड कर लिया। और फिर जो भी अदर कंपोनेंट का यूज़ करना होता है, मतलब जो भी अदर कंपोनेंट को वो काम भेज देता है कि भाई ये ले, ये वाला काम कर। ठीक है, तो इस तरह से कंट्रोल यूनिट सारा चीज़ को कंट्रोल करता है। ये डेटा को भी कंट्रोल करता है कि कौन सा डेटा कौन से जगह से उठ के कहाँ जाएगा, ये इस तरह से सारा डायरेक्शन को भी मैनेज करता है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट अदर कंपोनेंट टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, और ये जितने अदर कंपोनेंट को भी है उसको भी यही क्या करता है, डायरेक्ट करता है कि भाई ये ले काम कर, ये ले ये काम कर, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया कंट्रोल यूनिट का। उसके बाद आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा कंपोनेंट ALU। ये तो परफॉर्म्स अर्थमेटिक, यानी कि अर्थमेटिक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब होता है। एंड लॉजिकल एंड और नॉट ऑपरेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक में क्या होता है, हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन को कर सकते हैं, सिंपल टर्म में ऐसे समझिए। ठीक है, अर्थमेटिक में क्या हो सकता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। और लॉजिकल में क्या, एंड और नॉट वगैरह जो होता है, एंड करना, दो वैल्यू के बीच में और करना, वो सबको कर सकते हैं। ठीक है, ALU के अंदर। इट इज़ द पार्ट ऑफ द CPU दैट हैंडल्स ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, ये भी हम लोग का CPU का पार्ट होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं ना, वो सब काम हम लोग का ALU करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आता है रजिस्टर्स। ठीक है, तो रजिस्टर क्या होता है, स्मॉल फास्ट स्टोरेज लोकेशन विद इन द CPU। ठीक है, तो रजिस्टर क्या होता है, स्मॉल होता है, और इसमें हम लोग फास्ट स्टोरेज लोकेशन होता है CPU के अंदर। ठीक है, दे टेम्परली होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट द CPU इज करेंटली प्रोसेसिंग। ठीक है, तो रजिस्टर में क्या होता है कि ये टेम्पररी डेटा को होल्ड करके रखता है जो हम लोग का CPU अभी प्रोसेस कर रहा था। ठीक है, ये रैम की तरह होता है, लेकिन ये छोटा होता है, रैम से बहुत छोटा होता है। और इसमें भी क्या होता है, वही जो डेटा टेम्परली अभी जो डेटा CPU यूज़ कर रहा है उसको होल्ड करके रखता है, और जिससे क्या होता है हम लोग का चीज़ें बहुत स्पीड होती है, फास्ट काम हो पाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूड्स द एक्यूमुलेटर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या फिर प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो रजिस्टर का ये सब हम लोग का एग्जाम्पल है, जिसमें एक्यूमुलेटर आता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आता है, प्रोग्राम काउंटर आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का रजिस्टर हो गया। तो ये सब हो गया हम लोग का कंपोनेंट। क्या क्या होगा, कंट्रोल यूनिट हो गया, अर्थमेटिक हो गया, रजिस्टर हो गया, और भी कुछ कुछ होते हैं जैसे कैच हो गया, कैच मेमोरी। ठीक है, तो इस तरह से तो ये हो गया हम लोग पूरा CPU के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट वुड बी द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ 2 इंच डायमीटर डिस्क बैक हैविंग 8 प्लेट्स with 2048 track on a surface. Each track has 512 sectors and each sector can store 1 KB डेटा। देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ना सिंपल हार्ड डिस्क का कैपेसिटी को फाइंड करना है, और ये सब वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले जो वैल्यू दिया है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को कितना सरफेस दिया हुआ है। ठीक है,
तो नंबर ऑफ सरफेस, तो हम लोग को क्या है, कितना प्लेट दिया हुआ है, 8 प्लेट दिया हुआ है। तो 8 प्लेट्स हैव 2 साइड ईच, है ना। एक प्लेट है जिसके मतलब प्लेट है तो मतलब क्या आगे पीछे उसका ये होगा, है ना, साइड होगा। तो इसका क्या हो गया, 8 दूनी 16 सरफेस, यानी कि सरफेस कितना बना, दोनों तरफ प्लेट का दोनों तरफ सरफेस होता है। तो 8 अगर प्लेट है तो 8 दूनी 16 सरफेस हो गया, है ना। फिर देखिए टोटल ट्रैक्स, यानी कि ट्रैक्स कितने दिए हुए हैं, तो ये दिया हुआ है। तो टोटल ट्रैक्स मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए विथ 2048 ट्रैक ऑन अ सरफेस, यानी कि एक सरफेस पे हम लोग का 2048 ट्रैक बना हुआ है, ठीक है। यानी कि अभी हम लोग को कितना है, 16 सरफेस है, तो 16 इंटू क्या हो जाएगा, 2048 हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक ट्रैक पे भाई एक सरफेस पे हम लोग का कितना है, 2048, है ना। देख रहे एक सरफेस पे हम लोग का 2048 ट्रैक है, तो हम लोग के पास 16 सरफेस पे कितना हो जाएगा, तो 16 इंटू 2048 हो जाएगा। तो ये इससे क्या हो गया, आया 32,768 ट्रैक बना हम लोग का टोटल, ठीक है। उसके बाद देखिए ईच ट्रैक हैज़ 512 सेक्टर्स, ठीक है, यानी कि हर ट्रैक के अंदर 512 सेक्टर्स हैं। तो यहाँ तो हम लोग के पास कितना है, 32,768 ट्रैक है, यानी कि 32,768 इंटू 512 होगा, है ना। क्योंकि एक सेक्टर एक ट्रैक में भाई 512 है, तो वही हो गया। तो टोटल सेक्टर कितना हो जाएगा, तो 32,768 ट्रैक है हम लोग के पास, और एक ट्रैक में कितने हैं, तो 512 है। तो इसको हम लोग 512 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे कितना आएगा, इतना आएगा 16,777,216 सेक्टर्स, ठीक है। तो यानी कि हम लोग के पास इतना सेक्टर्स है। अब देखिए एंड ईच सेक्टर्स कैन स्टोर 1 KB डेटा, यानी कि एक सेक्टर में हम लोग 1 KB डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो भाई हम लोग के पास कितना सेक्टर है, इतना सेक्टर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि हम लोग का टोटल स्टोरेज कैपेसिटी कितना आ जाएगा, इतना क्या हो गया, 16,777,216 KB, ये हम लोग का टोटल स्टोरेज निकला, समझे। ये जो वैल्यू दिया था इन्हीं सबको हम लोगों ने ऐड किया और निकल गया ये। अब देखिए ये जो वैल्यू है हम लोग का, ये KB में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग KB में नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग GB में लिखते हैं। जो नॉर्मल हम लोग होता है ना 1 GB 1.5 GB जैसे आप यूज़ करते हो डेटा, है ना, तो वही हो गया, ये KB में दिया हुआ है। पर हम लोग इसको किस में निकालेंगे, GB में निकालेंगे। तो कन्वर्ट KB टू GB। तो देखिए 1 GB में कितने KB होते हैं ये फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो 1 GB में होता है हम लोग का 1024 इंटू 1024 KB, समझे। तो 1024 इंटू 1024 को करेंगे तो कितना आएगा, 1048576 KB, यानी कि 1 GB के अंदर हम लोग का इतना होता है। अब देखिए ये आप लोग को पता होगा ना 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 1024 MB होते हैं, और 1 MB में कितना होता है, तो 1024 KB होता है, समझे। तो अगर हम लोग 1 GB को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1024 MB हो जाएगा, और 1024 MB में कितना होता है, 1024 KB होता है, समझे। इसलिए 1 GB के अंदर कितना हो जाएगा, 1024 इंटू 1024, तो ये हो गया हम लोग का 1048576 KB, ठीक है। तो देखिए 1 GB के अंदर इतना KB होता है, तो हम लोग को अगर इसका निकालना होगा तो क्या करना होगा, ये पूरे को इसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग आ जाएगा ना GB में, तो वही कर दिया। देयरफॉर द टोटल स्टोरेज कैपेसिटी इज, ये टोटल हम लोग का ये जो 16,777 डिवाइडेड बाय ये एक, ठीक है। 1 GB के अंदर इतना है तो इतना से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग जब इसको करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 GB के करीब हम लोग का टोटल स्टोरेज कैपेसिटी आएगा, समझे। तो बस वही लिख देंगे, सो द टोटल स्टोरेज कैपेसिटी डिस्क पैक इज 16 GB, समझे। तो इस तरह से हम लोग को निकाला था, बहुत सिंपल सा चीज़ है, ये कोई हार्ड नहीं है भाई। हम लोगों ने सरफेस फाइंड कर लिया, टोटल ट्रैक फाइंड कर लिया, एक ट्रैक पे 2048 है तो 16 सरफेस पे इतना आ जाएगा, इस तरह से नॉर्मल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म एक्सेस टाइम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ हार्ड डिस्क विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, समझे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्सेस टाइम क्या होता है हार्ड डिस्क में, समझे। हार्ड डिस्क में हम लोग एक्सेस टाइम क्या होता है उसके बारे में बोल रहा है और एग्जाम्पल से बताने बोल रहा है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। तो देखिए एक्सेस टाइम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ हार्ड डिस्क रेफर्स टू द टोटल टाइम इट्स टेक फॉर द रीड राइट हेड टू लोकेट एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम अ स्पेसिफिक सेक्टर ऑन द डिस्क। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का एक्सेस टाइम क्या होता है हार्ड डिस्क में, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल टाइम इट टेक्स फॉर द रीड राइट हेड, ठीक है। देखिए रीड राइट हेड करके एक मतलब आप एक समझिए पाइप समझ लीजिए इसको। तो ये रीड राइट हेड को लोकेट करके एंड रिट्रीव करके डेटा फ्रॉम ए स्पेसिफिक सेक्टर, ठीक है। यानी कि ये जो रीड राइट है, ये जो पाइप है, इसको जहाँ से हम लोग को डेटा को उठाना है, यानी कि जिस सेक्टर से हम लोग को डेटा को उठाना है वहाँ तक जाके वहाँ पे उस डेटा को रीड करके जितना टाइम लगता है उसी को कहते हैं एक्सेस टाइम, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है, 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हो गया हम लोग का सीक टाइम और दूसरा हो गया रोटेशनल लेटेंसी, ठीक है। तो देखिए सीक टाइम,
दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रीड राइट हेड टू मूव टू द करेंट ट्रैक ऑन द डिस्क। ठीक है, दिस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द करेंट पोजिशन ऑफ द हेड एंड हाउ फार इट नीड्स टू मूव। ठीक है, तो इसको देखिए, सीक टाइम को मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। यहाँ पे रुकिए, यहाँ देखिए, हम लोग हार्ड डिस्क में क्या होता है ना, ये हार्ड डिस्क का ऊपर वाला भाग है, ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, तो ये जो है ट्रैक बना होता है। जैसा इससे पहले वाला क्वेश्चन में देखे थे ना हम लोग का, क्या था भाई कि सरफेस था, ट्रैक था, सेक्टर था। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। देखिए ये जो ट्रैक है, ये पहला ट्रैक हो गया, ये दूसरा ट्रैक हो गया, इस तरह से ट्रैक दिया हुआ है। अब ये जो पार्ट हुआ, एक पार्ट, ये जो रेड वाला में, ये एक पार्ट हुआ, ये इसका एक सरफेस हुआ। ठीक है, और ये जो है रीड राइट हेड है, मतलब यहीं पे ये जो है मतलब पाइप है, जिसकी वजह से हम लोग कंटेंट को रीड कर पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन इस रीड राइट को अभी ये कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो सीक टाइम में मैंने क्या बताया कि भाई ये जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रीड राइट हेड टू मूव टू द करेक्ट ट्रैक ऑन द डिस्क। ठीक है, तो रीड राइट क्या होता है, सीक टाइम क्या होता है कि ये जो रीड राइट हेड जो है, इसको करेक्ट ट्रैक तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये जो रीड राइट हेड, मान लीजिए हम लोग को ट्रैक 4 से वैल्यू को उठाना है, तो ये रीड राइट वाला को ये ट्रैक 1 में गया, फिर 2 में गया, फिर 3 में गया, फिर 4 में गया, तो यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा, इसी को कहते हैं सीक टाइम। दिस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द करंट पोजीशन ऑफ द हेड एंड हाउ फार इट्स नीड टू मूव। ठीक है, अब ये किस पर डिपेंड करता है कि भाई ये जो रीड राइट हेड है, ये कितना दूर है और इसको कितना दूर जाना है। ठीक है, तो ट्रैक 4 तक जाना है, तो इसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगेगा। तो ये हो गया हम लोग का सीक टाइम। उसके बाद आता है रोटेशनल लेटेंसी। ठीक है, जिसको हम लोग लेटेंसी टाइम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, दिस इज द टाइम इट्स टेक फॉर द डिजायर्ड सेक्टर टू रोटेट अंडर द रीड राइट हेड। ठीक है, तो रोटेशनल नाम से ही पता चल रहा है। अब देखिए ये जो हेड है, ये यहाँ तक पहुँच गया भाई, इसको ट्रैक 4 तक जाना था, ये यहाँ तक पहुँच गया है। अब यहाँ पे भी मान लीजिए अभी तो हम लोग इस सेक्टर पे हैं, तो अब यहाँ पे ये वाला जो है हेड यहाँ पे घूमेगा, समझे, ये जो डिस्क है ये घूमेगा, और घूम के अब मान लीजिए हमको ये वाला सेक्टर पे हम लोग को वैल्यू रीड करना है, इस वाले पे। ठीक है, तो ये घूम के यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तब हम लोग का ये रीड राइट वाला तक पहुँचा, समझे। तो रोटेशनल लेटेंसी में है कि वही जो डिज़ायर्ड सेक्टर मतलब ये सेक्टर, इसको घूम के इसके तक आने में कितना समय लगा, इसी को कहते हैं रोटेशनल लेटेंसी। तो टेक्स फॉर द डिजायर्ड सेक्टर टू रोटेट द अंडर रीड राइट हेड। ठीक है, रीड राइट हेड के अंदर इसको घूम के उस सेक्टर को आने में कितना समय लगा, इसी को कहेंगे रोटेशनल लेटेंसी। इट्स डिपेंड ऑन द रोटेशनल स्पीड ऑफ द डिस्क। अब ये किस पर डिपेंड करता है कि भाई ये डिस्क कितना स्पीड घूम रहा है, समझे। तो इस दो चीज़ पे ही हम लोग का एक्सेस टाइम पूरा कैलकुलेट होता है कि भाई सीक टाइम कितना लगा, यानी कि ये जो हेड को है इसको ट्रैक तक पहुँचने में कितना समय लगा, और उसके बाद फिर रोटेशनल वाला यानी कि फिर ये जो सेक्टर को है उस ट्रैक के अंदर उस सेक्टर को आने में कितना समय लगा, समझे। और उसके बाद ये जो एक्सेस टाइम होता है ना, यानी कि यहाँ से वैल्यू को भेजना या लेना, ये एकदम समझिए नल टाइम में हो जाता है, एकदम तुरंत हो जाता है, समझे। बस इसको यहाँ तक सही ट्रैक तक पहुँचने में ही जो टाइम लगता है वही होता है हम लोग का टोटल एक्सेस टाइम, समझे। अब एक एग्जाम्पल बोला था, तो अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर आप चाहो तो इतना लिख के भी रुक सकते हो, और अगर एग्जाम्पल देना चाहो तो चलो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो कंसिडर हार्ड डिस्क विद अ रोटेशनल स्पीड ऑफ 7200 RPM। ठीक है, हम लोग एक हार्ड डिस्क ले लिए जिसका रोटेशनल स्पीड क्या है, यानी कि वो रोटेशन कितना कर रहा है, तो 7200 RPM, यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो 7200 बार घूमता है अपने ट्रैक पे, समझे। एंड अ सीक टाइम ऑफ दी 8 मिलीसेकेंड, और उसका सीक टाइम क्या है, यानी कि 8 मिलीसेकेंड। अब इसको ना सेकेंड या मिनट मत कर दीजिएगा, ये सब एकदम जो काम बोल रहे हैं ये सब एकदम मिलीसेकेंड में होने वाला है। मिलीसेकेंड, नैनो सेकेंड में काम होता है ये सब चीज़, जो कि हम लोग ह्यूमन के लिए एकदम मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बट वही है हार्ड डिस्क के लिए मिलीसेकेंड, 8 मिलीसेकेंड बहुत होता है। ठीक है, तो यानी कि वही हम लोग सीक टाइम समझ गए। सीक टाइम आप लोग को पता है, वही जो रीड राइट हेड है उसको डिस्क तक पहुंचने में, वो ट्रैक तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो उसको हम लोगों ने 8 मिलीसेकेंड मान लिया। उसके बाद टू एक्सेस स्पेसिफिक सेक्टर द फॉलोइंग सेटअप अकर। ठीक है, अब हम लोग को भाई सीक टाइम तो पता चल चुका है, लेकिन वो किस सेक्टर पे है इसको फाइंड करने के लिए हम लोग को निकालना होगा ना। तो पहले तो सीक टाइम हो गया भाई, सीक टाइम द रीड राइट हेड मूव्स टू द करेक्ट ट्रैक विच 8 मिलीसेकेंड, जो लिए थे वही भाई की। सीक टाइम कितना लगा इसको, 8 मिलीसेकेंड लगा। अब देखिए इसका रोटेशनल लेटेंसी हम लोग को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो देखिए द डिस्क रोटेट एट 7200 RPM, जो हम लोग ने लिया 7200 RPM से डिस्क रोटेट हो रहा है, विच मीन्स 1 रेवोल्यूशन टेक्स, यानी कि एक रेवोल्यूशन को, यानी कि एक चक्कर को लगाने में कितना समय लगेगा। अब ये देखिए ये जो है 7200 पर मिनट है, यानी कि 1 मिनट में 7200 बार ये घूमता है। तो अब 1 मिनट में कितनी बार घूमेगा, तो भाई देखिए 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, और 60 सेकेंड में कितनी बार घूम रहा है, 7200 बार घूम रहा है। तो अगर मैं 60 को 7200 से डिवाइड कर दूंगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि 1 सेकेंड में कितनी बार घूमेगा, है ना। सिंपल सा चीज़ है। अगर मैं
कोई काम को 60 मिनट में कर रहा हूँ इतनी, ठीक है, 60 बार कर रहा हूँ, तो अगर हमको निकालना होगा कि 1 मिनट में कितना करेंगे, तो भाई जितना काम है डिवाइडेड बाय कितना मिनट में कर रहे हैं, है ना। तो 60 काम है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, तो यानी कि हम लोग 1 मिनट में कितना कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। वही है 60 सेकंड में हम लोग 7200 बार कर रहे हैं, तो 7200 को मतलब 60 को 7200 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.00833 सेकेंड, यानी कि हम लोग एक रोटेशन कितना बार में हो रहा है, मतलब कितना सेकंड में हो रहा है, तो 0.00833 सेकंड में हम लोग का एक रोटेशन हो जा रहा है, समझे। इसका मतलब क्या हो गया 8.33 मिली सेकेंड। अब ये जो है देखिए, ये देख रहे 1 सेकंड से भी कितना कम है, तो यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं मिली सेकेंड करते हैं। 8.33 मिली सेकेंड हो गया हम लोग का, यानी कि हम लोग एक रोटेशन कितनी बार में कर रहे हैं, रिवोल्यूशन कितना कर रहे हैं 8.33 मिली सेकेंड में, ठीक है। तो देखिए ऑन एवरेज द डिजायर्ड सेक्टर विल बी हाफ वे अराउंड द डिस्क, शो द रोटेशनल लेटेंसी इज। देखिए ऑन एवरेज क्या होता है ना, ये जो मैंने क्या बोला भाई, ये रीड राइट तो पहुंच गया, लेकिन अब ये जो सेक्टर होता है ना, इसको आने में क्या लगता है, देखिए वही लिखा है ऑन एवरेज द डिजायर्ड सेक्टर विल बी हाफ वे अराउंड द डिस्क, यानी कि डिजायर्ड सेक्टर जो होता है ना, मतलब जो सेक्टर हम लोग को चाहिए होता है वो एकदम हाफ पे ही होता है, मतलब कि हाफ वे में ही, अगर यहाँ से 50% ये चलेगा ना तो ये पहुँच जाएगा, ये होता है ऑन एन एवरेज। अब इससे ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन एवरेज ऐसा ही होता है, ठीक है। तो सो द रोटेशनल लेटेंसी इज, अगर मान लीजिए वो आधा ही पे रहता है कि पहुँच जाएगा तुरंत, वो रीड राइट वाले पे आ जाएगा, तो आधा ही पे रहता है, यानी कि क्या हो जाएगा 8.33, ये तो हो गया भाई पूरा कि एक चक्कर में कितना लगता है। और डिजायर्ड सेक्टर आप लोग को पता है ना कि ये सेक्टर है, इसको आने में कितना समय लगेगा रीड राइट के पास, जो बताया मैंने आप लोग को, तो वो क्या होता है आधा पे ही आ जाता है जनरली। तो क्या हो जाएगा 8.33 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि वो आधे ही में आ जाता है, जितना पूरा रह जाता है उसका हाफ में ही पहुंच जाता है वो, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.165 मिली सेकेंड, यानी कि हम लोग का जो सेक्टर है डिजायर्ड सेक्टर जो है वो हम लोग का 4.165 सेकेंड में ही आ जाएगा, यानी कि जहाँ पे सेक्टर मतलब जहाँ पे वैल्यू स्टोर है, यहाँ पे मान लीजिए वैल्यू स्टोर है इस वाले जगह पे, तो यहाँ पे वैल्यू स्टोर है, उसको आने में 4 सेकंड ही लगेगा, 4 मिली सेकेंड ही लगेगा। तो देखिए हम लोगों ने सिक टाइम भी निकाल लिया, रोटेशनल भी निकाल दिया, तो बस टोटल एक्सेस टाइम क्या हो गया 8 मिली सेकेंड, यानी कि जो ये दिया हुआ है सिक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी कितना है, तो 4.165 है, तो वो हो गया, प्लस ऐड कर दिए तो क्या आ जाएगा 12.165 मिली सेकेंड, समझे। तो ये हो गया हम लोग का टोटल एक्सेस टाइम। इस तरह से आप एग्जाम्पल ले सकते हो अपने हिसाब से, यहाँ पे मैंने 7200 लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, 8 मिली सेकेंड लिया, आप 5 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन, समझे। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। इसमें हम लोग को देखें डिस्क चेकर, सिस्टम रिस्टोर और डिस्क डिफ्रेगमेंटर के बारे में पूछा है, समझे। तो इस तरह का भी क्वेश्चन प्रीवियस में आ चुका है, डिस्क फ्रेगमेंटर क्या होता है, सिस्टम रिस्टोर क्या होता है, डिस्क चेकर क्या होता है। तो इस तरह से आपको हमेशा टॉपिक देखना है, आप टॉपिक पढ़ रहे हो। तो ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी करते हैं। तो सबसे पहले आ गया डिस्क चेकर। तो इसका डिस्क चेकर का पर्पस क्या होता है, तो स्कैन्स एंड एनालाइज द फाइल सिस्टम एंड डिस्क सरफेस फॉर एरर्स, बैड सेक्टर्स एंड फाइल सिस्टम करेक्शन। देखिए नाम से पता चल रहा है डिस्क चेकर क्या करेगा भाई, डिस्क को चेक करेगा। डिस्क चेकर मतलब क्या है, स्कैन एंड एनालाइज, वही स्कैन करना, एनालाइज करना फाइल सिस्टम को या फिर डिस्क के सरफेस को किस लिए, फॉर एरर्स, कोई एरर तो नहीं है, कोई बैड सेक्टर तो नहीं है, यानी सेक्टर मतलब वही जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, कोई सेक्टर खराब तो नहीं हो गया है, और वही फाइल सिस्टम करेक्शन, फाइल सिस्टम में भी यूज़ होता है कि कोई फाइल करप्ट तो नहीं हो गया, इसलिए हम लोग का डिस्क चेकर का यूज़ होता है। अब देखिए इसका फंक्शनलिटी क्या होता है, तो इट्स चेक द इंटीग्रिटी ऑफ द फाइल सिस्टम एंड कैन रिपेयर लॉजिकल एरर लाइक लॉस्ट क्लस्टर क्रॉस लिंक्ड फाइल्स एंड डायरेक्टली इश्यू, ठीक है। तो फंक्शनलिटी क्या होता है, ये क्या करता है, वही इंटीग्रिटी चेक करता है कि भाई फाइल में जो भी हम लोग स्टोर किए थे फाइल सिस्टम में उसकी इंटीग्रिटी बरकरार है कि नहीं, है ना। और फिर वही जो भी लॉजिकल एरर होता है, जैसे कि लॉस्ट क्लस्टर, कोई क्लस्टर लॉस्ट हो गया है वो, या फिर कोई फाइल जो है वो क्रॉस लिंक्ड हो गया है, यानी कि गलत जगह पे लिंक हो गया है, उसको सही कर देना, या फिर मान लीजिए किसी डायरेक्टरी में कोई इश्यू है तो उसको सही कर देना। तो ये सब काम होता है हम लोग का डिस्क चेकर का, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है सिस्टम रिस्टोर। तो ये क्या होता है, इसका पर्पस अलाउ यूज़र टू रिवर्ट देयर कंप्यूटर सिस्टम फाइल्स, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, विंडोज़ रजिस्ट्री एंड सेटिंग टू अ प्रीवियस स्टेट विदाउट अफेक्टिंग पर्सनल फाइल्स। देखिए सिस्टम रिस्टोर नाम से ही पता चल रहा है क्या करना, सिस्टम को रीस्टोर कर लेना। यानी कि मान लीजिए आपने मोबाइल को अपडेट कर दिया, ये अपडेट आपको पसंद नहीं आया, तो आप चाहते हो प्रीवियस वाले जो था ना उसी पे वापस चले जाए, तो वही काम करता है ये सिस्टम रीस्टोर। ये क्या करता है, अलाउ यूज़र टू रिवर्ट, ठीक है, रिवर्ट कर लेना, यानी कि वापस प्रीवियस जगह पे पहुंच जाना जहाँ पे वो पहले था।
देयर कंप्यूटर सिस्टम फाइल। अभी किस में कर सकता है, सिस्टम फाइल में कर सकता है, इंस्टॉल एप्लीकेशन में कर सकता है, एप्लीकेशन में अगर कोई चीज़ इंस्टॉल कर लिया उसमें, या फिर विंडोज़ रजिस्ट्री में कर सकता है, या फिर सेटिंग में कर सकता है। कहाँ, किस लिए, टू अ प्रीवियस स्टेट विदाउट अफेक्टिंग पर्सनल फाइल, यानी कि जो पहला स्टेट पे था ये सब चीज़ों को वो पहला स्टेट पे डाल सकता है विदाउट अफेक्टिंग पर्सनल फाइल, यानी कि उसमें जो भी एप्लीकेशन में जो भी फाइल वगैरह था विदाउट उसको अफेक्ट किए हुए ये इसको वापस से इसके प्रीवियस वाले जो कहते हैं क्या बोलते हैं सेटिंग में डाल सकता है, सिस्टम में भेज सकता है, समझे, अपडेट में भेज सकता है। तो ये हो गया सिस्टम रिस्टोर का। अब ये कैसे फंक्शन करता है, क्रिएट्स रीस्टोर पॉइंट एट अ रेगुलर इंटरवल्स और बिफोर सिग्निफिकेंट चेंजेस। अब ये क्या करता है सिस्टम रिस्टोर ना, भाई मान लीजिए आप कंप्यूटर में कुछ चीज़ें चेंज करते जा रहे हो ना, तो वो क्या करेगा ना कि रीस्टोर पॉइंट सेट करेगा एक पर्टिकुलर इंटरवल के साथ, यानी कि एक बार 5 पे किया, फिर 10 पे किया, फिर 15 पे किया, 20 पे किया, इस तरह से वो क्या करेगा पॉइंट्स रीस्टोर पॉइंट बना देगा सब जगह पे, समझे। और बिफोर सिग्निफिकेंट चेंजेस, या फिर कोई बहुत बड़ा चेंजेस से पहले वो एक रीस्टोर पॉइंट बना देगा, ये सिस्टम रीस्टोर, ठीक है। अब क्या करेगा यहाँ पे यूज़र कैन सेलेक्ट अ रीस्टोर पॉइंट टू रिवर्ट द सिस्टम टू अ स्पेसिफिक कन्फिगरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा यूज़र, क्या करेगा मान लीजिए आप उसको ये वाला पॉइंट 10 वाले से पहले जो है ना वो सब सही था, 10 वाले के बाद चीज़ें ख़राब हो गई, तो वो क्या करेगा 10 वाले से पहले जो रीस्टोर पॉइंट है ना वहाँ पे जाके क्या करेगा रिवर्ट कर लेगा सिस्टम को कि भाई इससे पहले वाला ठीक था अब बेकार है, तो वहाँ पे जाके क्या करेगा रीस्टोर पॉइंट का यूज़ करके उससे पहले वाला पार्ट पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है हम लोग का सिस्टम रीस्टोर। उसके बाद आता है देखिए डिस्क डिफ्रेगमेंटर। तो ये क्या होता है, रीऑर्गेनाइज फ्रेगमेंटेड डेटा ऑन अ हार्ड डिस्क टू इम्प्रूव इफिशिएंसी एंड स्पीड। देखिए नाम से डिस्क फ्रेगमेंटर, ये क्या करता है जो रीऑर्गेनाइज फ्रेगमेंटेड डेटा, ठीक है, ये क्या करेगा फ्रेगमेंटेड डेटा को रीऑर्गेनाइज करेगा हार्ड डिस्क में, जिससे क्या होता है इफिशिएंसी बढ़ता है और स्पीड बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फंक्शनलिटी में देखते हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। इट रीअरेंज फ्रेगमेंटेड फाइल्स एंड consolidates free space, ensuring files are stored contiguously. This minimize the time and read write head takes to access time, ठीक है। तो देखिए फ्रेगमेंटेड डेटा मतलब जो डेटा इधर उधर हो गई है उसको क्या करना रीऑर्गेनाइज कर देना, समझे। अब मान लीजिए आपने 4 डेटा फाइल को सेव किया था, अब पहला फाइल यहाँ सेव हो गया, दूसरा फाइल बहुत दूर सेव हो गया, इस तरह से अगर वो जो क्या होता है फ्रेगमेंट हो गया था तो उसी को क्या रीऑर्गेनाइज कर देता है, समझे। और इससे क्या होता है अगर जब रीऑर्गेनाइज कर देगा तो मान लीजिए एक फाइल यहाँ पे 1 पे सेव हुआ है, दूसरा फाइल 10 पे सेव हो गया है, तो उसको 10 वाला को उठा के 2 पे ला देगा, फिर 3 पे ला देगा, फिर 4 पे ला जाएगा। इससे क्या होता है कि मेमोरी स्पेस भी सही से यूज़ होने लगता है, बीच बीच में खाली नहीं रहता है, तो वही से लिखे फ्री स्पेस को कर देता है। फाइल आर स्टोर इन कंटिन्यूसली, यानी कि फाइल क्या कंटिन्यूस वे में सेव हुआ है, और इससे क्या होता है कि मिनिमाइज टाइम को भी मिनिमाइज कर देता है रीड राइट करने में। सब एक साथ है तो भाई पहला को रीड किया, फिर दूसरा को रीड किया, फिर तीसरा को। अब वही अगर पहला 1 पे है दूसरा 10 पे है तो फिर रीड करने में भी तो टाइम लगेगा ना, 1 पे गया फिर 2 पे ढूंढा नहीं है, 3 4 5 6 फिर 10 पे जाके ढूंढा। तो इस तरह से क्या करता है डिस्क डिफ्रेगमेंटर सबको एक जगह पे ला देता है फाइल को, ठीक है। तो इस तरह से हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर डी भी, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए। और हाँ आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के एकदम लास्ट में एक वीडियो है, अगर आप 2 मिनट निकाल के अपने लाइफ का वो वीडियो को देख लोगे तो बहुत मदद हो जाएगी मेरी, तो कृपया देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।